हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम.आर. सुमन CSC में। आज हम आधुनिक भारत का वाया स्पेक्ट्रम के थ्रू हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर है भारत में यूरोपियों का आगमन। आखिरकार कैसे यूरोपवासी भारत में आगमन हुए और कैसे धीरे धीरे उन्होंने पूरे इंडिया पे प्रभुत्व जमा लिया और हमें 1947 तक आज़ादी नहीं मिली, 47 तक आज़ादी मिली। तो हम आज स्टार्ट करते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। तो स्टूडेंट, आप आई होप कि आप मेरे साथ ऐसे नोट्स बनाते जाएंगे जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल प्रूफ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारत और यूरोप का व्यापार। भारत और यूरोप का जो व्यापार था वो ऐसा नहीं था कि इधर ही यूरोपियों के आगमन से स्टार्ट हुआ, नहीं, प्राचीन काल से ही चले आ रहे थे भारत और व्यापार, यूरोप का व्यापार, ठीक है। लेकिन अंतर क्या था? पहले व्यापारिक मार्ग क्या थे? पहले व्यापारिक मार्ग था लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच से। इसलिए क्या होता था? अनेक बाधाएं आती थी। लाल सागर और भूमध्य सागर से जब व्यापारिक मार्ग जाते थे, अनेक बाधाएं का सामना करना पड़ता था, अनेक डिजास्टर का फेस करना पड़ता, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, समुद्री लुटेरे एक्सेट्रा सब, ठीक है। फिर भी व्यापारिक प्रॉफिटेबल रहता था। इतना लुटेरे होने के बाद भी व्यापारी क्या होता था? बहुत प्रॉफिट में रहता था, ठीक। यूरोपीय बाज़ार में पूर्वी मसालों की भारी मांग के कारण क्यों प्रॉफिट में रहता था यूरोपीय व्यापारी? क्यों प्रॉफिट में रहता था भारतीय मसालों के साथ? क्योंकि यूरोपीय बाज़ारों में था कि भारतीय मसालों का बहुत ही क्रेज़ था। रोमन साम्राज्य के पतन होने के बाद पर्सिया और इजिप्ट पर भी अरबों ने प्रभुत्व जमा लिया था। देखो, इस बीच में क्या हुआ था? रोमन साम्राज्य का भी पतन हो चुका था, और जिससे पर्सिया और इजिप्ट पर किसने? अरबों ने, अरब आक्रमणों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था। तब क्या होता है कि यूरोप में एक पुनर्जागरण होता है, रेनेसांस। यूरोप में क्या होता है? पुनर्जागरण होता है। और पुनर्जागरण के दौरान क्या होता है कि पुर्तगाल, जितने यूरोपीय देश हैं, जैसे पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, ये सब एकदम ये व्यापारिक खोज में दुनिया के अपने देश से बाहर निकले, यूरोप से बाहर निकले। पुनर्जागरण होता है। और इसमें पुर्तगाल का जो था, पुर्तगाल का वास्को डी गामा वो भारत की ओर निकला, ठीक है। और स्पेन से मैगलन, स्पेन से कोलंबस निकला अमेरिका की ओर। और स्पेन ने और अमेरिका का खोज कोलंबस ने कर दिया, और भारत पहुंचा वास्को डी गामा, ठीक है। भारत पहुंचा वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा अब कैसे पहुंचा? जब अफ्रीका का वो चक्कर लगाते हुए, तो उसने एक पॉइंट देखा था अफ्रीका में, इसका नाम था केप ऑफ गुड होप रखा उसने, केप ऑफ गुड होप। ये गाइज इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, केप ऑफ गुड होप। तो इन्हीं के रास्तों से ये कहाँ पहुँचा? भारत में पहुँचा। और भारत का उस समय कौन था? राजा जमोरीन, ठीक है। उन्होंने उसका बड़ा स्वागत किया, किसका? वास्को डी गामा का, ठीक है, जमोरीन। अब यूरोप वासी में से पहले कौन आया था भारत? पुर्तगाली। पुर्तगाल कौन थे? पुर्तगाल से उसकी राजधानी कहाँ? पुर्तगाल की लिस्बन। पुर्तगाल कितने वर्षों तक रहा? 450 वर्षों तक कहाँ रहा? गोवा में। इसलिए गोवा की सभ्यता वर्तमान में भी पुर्तगाल की तरह है, ठीक है। और पुर्तगालियों ने हमें क्या सिखाया? तंबाकू और काजू, प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, पर्दा बनाना, ये सब पुर्तगालियों की देन है। फिर कौन आए पुर्तगाली के बाद? डच आए। डच की राजधानी कहाँ थी? एम्स्टर्डम। उसके बाद अंग्रेज़ आए ब्रिटेन से, उसकी राजधानी कहाँ थी? लंदन। डेन्स आए डेनमार्क से, राजधानी कोपेनहेगन। फ्रेंच आए फ्रांस से, उसकी राजधानी पेरिस, ठीक है। तो ये धीरे धीरे करके आप चारों को एलिब्रेट करते हैं। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है, क्रमानुसार में याद रखना है। एग्जाम में पूछते हैं कि सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज़, फिर डेन्स, फिर फ्रेंच। अब पुर्तगाली के बारे में देखते हैं। पुर्तगाल जो भारत में बसने वाला प्रथम उपनिवेश करने वाला प्रथम यूरोपीय था, पुर्तगाल, ठीक है। पुर्तगाल यात्री वास्को डी गामा 17 मई 1498 में कालीकट पहुंचा था, और वहाँ का शासक कौन था? जमोरीन। कालीकट का शासक कौन था? जमोरीन, ठीक है। वो 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा। और सेकेंड बार इंडिया कब उसने विजिट किया? दोबारा 1524 में। पहली बार आया 1498 में, और फिर एक बार आता है 1524 में, सेकेंड टाइम में, पुर्तगाल से वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाते हुए आते हैं, जिसका नाम उसने क्या रखा था? केप ऑफ गुड होप, ठीक है। वह जिस मसाले को लेकर और जब वो अपना देश लौटने लगा, और जिस मसाले को लेकर लौटा
जिस मसाले को लेकर लौटा वो उससे क्या था, उसकी यात्रा का पूरे खर्चों में से उसे फ़ायदा मिला, 60 गुना फ़ायदा मिला उसे अपने पूरे यात्रा का। ठीक है, और यह सीधी मार्ग बन चुका था। अब जो वो रास्ता उसे मिल चुका था, उसके नौ सैन्य ये सॉरी पानी वाली जहाज़ों से रास्ता जो मिल चुका था, वो समुंदर वाली पानी वाली जहाज़ों से समुंदर के बीच में उसे व्यापार करने का, वह उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूफ होंगे, पुर्तगाल वासियों के लिए और पूरे यूरोप वासियों के लिए। यह सीधी मार्ग नहीं था, बल्कि अनेक मार्गों से व्यापारी जाते थे। ये मार्ग उपयोगी व्यापारियों द्वारा 1500 साल तक किया गया था। ठीक है, यूरोप व्यापारियों के लिए पूर्वी मसाले बहुत महत्वपूर्ण थे। क्यों महत्वपूर्ण थे? क्योंकि बिना रेफ्रिजरेशन के भोजन खराब हो जाता था और मसाले और भोजन का स्वाद बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। इस कारण ये सब भारत में एक से एक करके आ रहे थे। अब पुर्तगालियों द्वारा हमने क्या सीखा? पुर्तगालियों द्वारा हमने सीखा तंबाकू की खेती, जो कि वाहियात सी खेती हमें सिखा के गई थी पुर्तगाली हमें क्या सिखा के गए थे? तंबाकू की खेती। ठीक है, जो कि हमें नहीं सीखना चाहिए। जहाज को बनाना, प्रिंटिंग प्रेस एक्सेट्रा, ये सब पुर्तगालियों की देन थी। बाद में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का ही था ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी कि पूरे ये जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया पे ये पुर्तगालियों की देखो पहली नीति क्या थी? जैसे इंडिया है, अब इंडिया पे उन्हें राज करना था तो अंदर तो उसी पैरेलल में क्या चल रहे थे? राजा बैठे हुए थे, जहांगीर था, ठीक है, ये सारे मुगल बादशाह बैठे हुए थे दिल्ली में, वो अंदर से इंडिया को कंट्रोल करे हुए थे इंटरनली। ठीक है, अब इस टाइम पे पुर्तगालियों का शासन करना अंदर में बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इतने पावरफुल राजा जहांगीर जैसे राजा वो उनके लिए सक्षम नहीं थे। ठीक, तो पुर्तगालियों ने क्या सोचा कि हम इंडिया के अंदर एंट्री नहीं मारेंगे, हम अपनी फैक्ट्रियां कहाँ खोलेंगे? साइड में, तटों पर खोलेंगे, ऐसे साइड में कालीकट में खोलेंगे, सूरत में खोलेंगे, मछलीपट्टनम में खोलेंगे, ये सारी जगह पे हम अपनी फैक्ट्रियाँ खोलेंगे। मतलब कहने का मतलब कि हम अपनी राज पानी में करेंगे, पूरे इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में, पूरे इंडियन ओशियन में हम करेंगे। ये रहा इंडियन ओशियन, पूरे इंडियन ओशियन में हमें राज करना है। ये पुर्तगालियों की स्टार्टिंग में आइडिया थी। इसी का नाम क्या था? ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, जिसका प्रथम गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का ये था ब्लू वाटर पॉलिसी। बहुत ही गजब पॉलिसी लाया था ये ब्लू वाटर पॉलिसी के ही तहत उसने इंडिया के अंदर घुसने से मना कर दिया, क्योंकि इंडिया में उस टाइम मुगल बादशाह बहुत पावरफुल किंगडम थी उस टाइम। ठीक है, उनसे पुर्तगाली उनसे लोहा लेने में डरते थे अभी भी, इसलिए उन्होंने क्या करा कि इंडिया के अंदर ना जाकर उससे बाहर से राज करना स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे कालीकट पे उसने अपनी फैक्ट्री डाली, सूरत में डाली, मछलीपट्टनम में डाली, ये सारी जगह पे। ठीक है, अल्मेडा का स्वप्न पुर्तगालियों के द्वारा हिंद महासागर पर प्रभुत्व हासिल करना था, जो कि हमने अभी बताया। उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी, या तो उसी को बोलते हैं कॉटेज व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। अब देखते हैं 1509 ईस्वी में आता अल्फांसो डी अल्ब्रुक। ये अल्फांसो डी अल्ब्रुक अब का क्या काम है देखते हैं। अल्फांसो डी अल्ब्रुक, पुर्तगालियों के द्वितीय गवर्नर अल्फांसो डी अल्ब्रुक ने पुर्तगालियों को नई ऊंचाई तक पहुंचाया। मतलब अल्फांसो डी अल्ब्रुक बहुत ही अच्छी गवर्नेंस की, अच्छी शासन किया, भारत पे नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। पुर्तगाली सत्ता का असली संस्थापक अल्फांसो डी अल्ब्रुक को ही माना जाता है। मतलब पुर्तगाल को अगर इंडिया में कोई एग्जिट करवाया, इंडिया में अगर कोई राज करने के लिए प्रेरित किया, तो अल्फांसो डी अल्ब्रुक का उसमें महत्वपूर्ण योगदान था। अल्फांसो डी अल्ब्रुक ने 1510 में बीजापुर शासक से गोवा को छीनकर अपना अधिकार जमा लिया था। देखो गोवा पे उस टाइम क्या था? बीजापुर शासक का राज था। तो अल्फांसो डी अल्ब्रुक की नीति ऐसी नीति बनाई कि इसने बीजापुर शासक से गोवा को छीनकर अपना प्रभुत्व बना लिया और 450 वर्ष तक गोवा में अपना शासन करता रहा। यही था अल्फांसो डी अल्ब्रुक। वास्को डी गामा कहाँ से? पुर्तगाल से। और थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के थे, कैप्टन कुक ब्रिटेन के थे, थॉमसन हॉलैंड के थे। और स्पेन का खोज, ये कोलंबस ने क्या खोज किया? अमेरिका तक पहुंचा था। खोज नहीं किया, अमेरिका तक बस पहुंचे थे व्यापारिक मार्ग के लिए। और कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचे थे। ठीक है, उस टाइम देखते हैं नूनो दी कुन्हा को।
आगे देखते हैं फ्रांस का गवर्नर, सॉरी पुर्तगाल का गवर्नर नूनो दे क्यून्हा। 1529 ईस्वी में भारत आता है ये नूनो दे क्यून्हा, ठीक है। इसने क्या करता है, बहादुर शाह को मार देता है नूनो दे क्यून्हा। बहादुर शाह को कैसे मारता है, इसने क्या करता है, नूनो दे क्यून्हा बहादुर शाह को मीटिंग के लिए ये पानी वाली जहाज़ में समंदर पे बुलाता है, ठीक है। तो वहाँ इन एलिगेशन लगाता है कि समंदर पलट गया, इसके कारण बहादुर शाह जफ़र मारा गया, ठीक है। ये नूनो दे क्यून्हा के शासनकाल में बहादुर शाह मारा जाता है। अब भारत में नूनो दे क्यून्हा का वायसराय काल नवंबर 1529 से कार्यभार संभाला। एक वर्ष के पश्चात पुर्तगाली का मुख्यालय इसने कोचीन और गोवा ले गया। एक वर्ष नूनो दे क्यून्हा एक वर्ष जब तक रहा, तो पहले कहाँ हुआ करता था, पुर्तगाल का मुख्यालय कोचीन में, इसने कोचीन से कहाँ ले गया, गोवा। गोवा कब तक रहा गोवा में, 1530 से 1961 तक, ठीक है। और नूनो दे क्यून्हा ने क्या किया, आधिपत्य किया किस पे, द्वीप पे और दमन पे, जो कि अभी भारत का वर्तमान यूनियन एंड टेरिटरीज है। 1535 में द्वीप का दमन किया और 1559 में दमन का। शाहजहाँ के शासनकाल में उन्होंने 1632 में हुगली को खो दिया। अब हुगली को क्यों खो दिया, उसने हुगली पर पुर्तगाली का स्थापित्व करा। जब पुर्तगाली इंडिया पे शासन कर रहे थे, वो ये रहा इंडिया, ठीक है। इंडिया पे जब शासन करते, ये गोवा साइड में थे, गोवा में थे, सूरत में थे, ठीक, कोचीन में थे, मछलीपट्टनम में थे। अब उसने क्या किया कि उसने बंगाल की ओर देखना शुरू किया, बंगाल की ओर। अब बंगाल में हुगली पर अपना शासन जमाने के लिए सोचा, लेकिन उस टाइम इंडिया का पैरेलली में इंडिया में मुगल बादशाह को था जहांगीर के समय में, ठीक है। और इसने जहांगीर के शासनकाल में हुगली पर अपना शासन स्थापित करने के लिए सोचा और हुगली को इसने खो दिया, ठीक है। शाहजहाँ का गवर्नर कासिम खान के द्वारा इसने हुगली को खो दिया। और 1661 में इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगालियों की बहन से शादी कर उसे दहेज में बॉम्बे दे दिया गया। सोचो, 16वीं सेंचुरी के अंत तक पुर्तगालियों का सत्ता का पतन होना शुरू हुआ। अब पतन क्यों होना शुरू हुआ, क्योंकि यूरोप के दूसरे प्रतिद्वंदी इंडिया में एंट्री ले चुके थे। अब देख लेते हैं कि पुर्तगाली का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कहाँ था। महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र ये रहा, कालीकट में 1498 में जब वो इंडिया आए थे, और कोचीन में बनाया 1500 में, गोवा में बनाया 1510 में, बॉम्बे में बनाया 1533 में, दीव में बनाया 1535 में, हुगली में 1537, दमन में 1558 से 59 तक, ठीक है। और ये फैक्ट्री बनाने का मतलब कि एक वेयर हाउस, फैक्ट्री बोलने का मतलब कि वेयर हाउस टाइप का, वेयर हाउस जैसे गोडाउन होता है माल रखने का, उसी टाइप का एक फैक्ट्री बनाया जाता था। बस किलेबंदी करना स्टार्ट कर दिया था 1961 में पुर्तगालियों ने, ठीक। ये पुर्तगालियों का ख़त्म होता है।